Hello and welcome to Examshala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 7th of June 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. You can also download our application from our Play Store section, and in which the store section you can find out some tremendous and wonderful courses like SBI Clerk, RRB PO, Group D exams, GPSC, UPSC and whatnot, where you will be getting some important PDFs and study materials, free demo classes, live classes, mock test and online doubt solving sessions to kindly make Examshala your better companion in the preparation for the exams of the government services. Now let us move on to the main video. So first article we are discussing here is about the GST and its federalism and GST council. So GST council क्या है, GST council की डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसमें वोटिंग राइट्स क्या होती है और हाल ही में क्या परंपराएं चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, और जो यहाँ ऑथर्स हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वन नेशन और वन स्टेट वन वोट वाली जो पॉलिसी है वो क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल होती क्या चीज़ है। तो जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसी भी गुड में, किसी भी सेवा या फिर सर्विसेज में, गुड्स में जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल में एक ही टैक्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी। अब वो टैक्स कितना लगेगा, कितने परसेंट लगेगा, लगेगा भी या नहीं लगेगा, स्टेट्स और राज्यों के बीच में शेयरिंग कितनी होगी, दिस ऑल इज़ बीन डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 279A के तहत ये जो है रिकमेंडेशन देता है स्टेटेड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि जीएसटी रिलेटेड, यानी कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को जीएसटी काउंसिल गिव्स अ रिकमेंडेशन कि किस ऑब्जेक्ट में, किस बॉडी पे, किस कमोडिटी पे कितना टैक्स लगाना है, कितना घटाना है, किसको किस स्लैब में रखना है, और स्टेट कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, राज्य कौन से का टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिर दोनों में के बीच में डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होंगे। इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और द अदर मेंबर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, और अदर मेंबर्स है अनुराग ठाकुर जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि स्टेट्स मिनिस्टर है। उसके बाद अलग अलग राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर एक जीएसटी काउंसिल बनाती है जिसके सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये एक फेडरल बॉडी होती है ना। फेडरल बॉडी इज दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट्स। नाउ द आर्टिकल इज अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वोटिंग राइट्स, तो देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल में किस ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी डिसीजन जो होती है वो बेस्ड ऑन वोटिंग, आर्बिट्रेरी नहीं होता, इट इज़ बेस्ड ऑन वोटिंग। तो कौन से आर्टिकल को, कौन सी चीज़ को, किस कमोडिटी को कितना टैक्स स्लैब में रखना है, और भी बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द वोटिंग। एंड द वोटिंग राइट इज दैट इज, तो टोटल वोट में से 1/3 वोटिंग का पावर होता है वो सेंटर के पास होता है। सो 1/3 पावर, 33% पावर इज सेंटर, यानी सेंटर का अकेला वोट जो होता है 1/3 के बराबर होता है, और बाकी सारे राज्यों का वोट होता है वो होता है 2/3 यानी कि 75%। और उसके अलावा भी ये जो डिसाइड किया गया है दैट इज़ कि ये चीज़ कोई भी डिसीजन लेने के लिए 75% वोट सपोर्ट होना अति आवश्यक है। नाउ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एनी डिसीजन यू नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ, यू नीड टू हैव अ 75 एटलीस्ट 75% ऑफ द सपोर्ट, यानी कि बिना राज्य और केंद्र के मिली से या बिना राज्य और केंद्र की सहमति से कोई भी डिसीजन पास नहीं हो सकता। नाउ अब जो आर्टिकल है दैट इज़ सेइंग कि ये जो 2/3 वोट है यानी कि कंबाइंड है, दैट इज़ पूरे स्टेट्स की वोटिंग पावर है 2/3, और उसमें हर स्टेट और हर यूटी को सेम वोट दे, यानी कि इंडिया में टोटल 32 स्टेट्स और यूटी हैं। स्टेट्स और यूटी को मिला के दे आर टोटल 32 स्टेट्स एंड यूटीज़। नाउ बेस्ड ऑन दैट एवरी स्टेट एंड यूटी इज़ गिवन द सेम वोटिंग पावर। नाउ देयर इज़ द गेम। इस चीज़ पर आर्टिकल अब पूछा गया है, सो विल डिस्कस इट। सो फर्स्ट वी शुड मेक इट वेरी क्लियर दैट आउट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर 1/3 ऑफ द वोटिंग पावर इज़ ऑफ द स्टेट, यानी कोई डिसीजन अगर लेना है और उस पर वोटिंग करनी है तो उसमें 1/3 पावर जो होती है वो स्टेट की होती है, और 2/3 पावर होती है केंद्र सरकारों की। ठीक है, सॉरी, 1/3 पावर इज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट इज द केंद्र सरकार, एंड 2/3 इज द कंबाइंड स्टेट्स टुगेदर। नाउ व्हेन द 2/3 पावर, आउट ऑफ दिस 2/3 पावर अलग अलग स्टेट्स के, दैट इज आउट ऑफ 32 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स आर देयर, सो ईच स्टेट एंड यूटी हैज़ सेम वोट्स। सो उस 2/3 में भी हर स्टेट्स और यूटी के सेम वोट हैं, चाहे वो बड़ा स्टेट हो, चाहे वो छोटा स्टेट हो, यूटी हो या स्टेट हो, और यहीं इसी चीज़ को लेकर जो है देयर इज़ अ
discussion and there is a discussion about कि why is the financial. So as per the meeting, the recent meeting हुई थी GST काउंसिल की, which was to decide about to keep the vaccines or to keep the COVID medicine drugs okay in the non-zero कैटेगरी. क्या हमें कोविड रिलेटेड ड्रग्स को, रेमडेसिविर को, यार बहुत सी सारी चीज़ें हैं, मेडिकल सर्विसेज को नॉन ज़ीरो कैटेगरी यानी कि बिना जीएसटी कैटेगरी में रखा जा सकता है क्या? उस पर मीटिंग चल रही थी और वो मीटिंग जो है वो कंसेंसस पे नहीं पहुंची क्योंकि उनमें जो है मिनिस्टर्स एंड अदर मेंबर्स के बीच में देयर वाज नो कंसेंसस. तो उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए द ऑथर इज सेइंग कि यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल है उसमें आउट ऑफ जो 2/3 वोट्स है, उन 2/3 वोट्स में से हर राज्य को एक एक वोट देने की पावर है. हर राज्य अपना एक एक फाइनेंस मिनिस्टर, राज्य हो या यूटी. नाउ एक बड़ा राज्य जैसे कि महाराष्ट्र और एक छोटा राज्य जैसे कि मणिपुर, दोनों के पास एक ही पावर है. तो आइडियली इट इज़ गुड, बट जितना कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में महाराष्ट्र करता है क्या उतना मणिपुर करता है? सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फेडरल और रादर फिस्कल इक्विटी. एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विटी तो है कि महाराष्ट्र हो या मणिपुर, दोनों ही राज्य हैं, भारत के राज्य, तो कोई भेदभाव नहीं. लेकिन इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंड फिस्कल यूनिटी उसमें भी इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में उतना मणिपुर नहीं कर रहा, ऐसा ऑथर का कहना है. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ सेइंग कि जो 1 वोट, ठीक है, आउट ऑफ जो 32 में से 31 वोट्स अभी चल रहे हैं, सो आउट ऑफ 31 वोट्स व्हाट इज़ हैपनिंग कि वी नीड टू गेट टू मल्टीपल एरियाज. दैट इज़ कि हर स्टेट को जो एक वोट का राइट दिया गया है, 1 स्टेट 1 वोट, वी नीड टू रीथिंक अबाउट इट. एंड ही इज़ ऑल्सो गिविंग सम एग्जाम्पल्स कि इंडिया में जो प्रोसेस चल रही है वो जीएसटी का काउंसिल का फॉर्मूला हर स्टेट में वैसा ही है. तो कोई इंडिया में ऐसा हो रहा वो पहली बार तो नहीं है, बिकॉज इट इज़ द सेम केस इन मोस्ट ऑफ द फेडरल कंट्रीज. देयर इज़ अ लार्ज स्केल इम्बैलेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स. दैट मीन्स कि टैक्स का कलेक्शन, केंद्र सरकारों को जो टैक्स आता है या गवर्नमेंट में टैक्स आता है, उसमें से जो बड़े राज्य होते हैं, दिस बिग स्टेट्स आर कलेक्टिंग मोर टैक्स. बट जब वो सेंटर के पास जाता है और जब सेंटर अलग अलग राज्यों को टैक्स एलोकेट करते हैं, देन देर इज़ अ डिफरेंस इन द एलोकेशन. एंड बेस्ड ऑन दिस इट इज़ नॉट ओनली हैपनिंग इन इंडिया बट इट इज़ हैपनिंग इन ऑल ऑफ द फेडरल कंट्रीज. एंड इट इज़ गिविंग एग्जाम्पल ऑल्सो दैट 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात, सो दे हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड 45% ऑफ द रिमेनिंग. यानी कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल जीएसटी काउंसिल में जितना पैसा टैक्स कलेक्शन का आता है उसमें से 45% तो ये 4 स्टेट ही देते हैं और बाकी के स्टेट्स मिलाकर देते हैं 27%. लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन करने आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो इस तरह से फॉलो नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और जो वोटिंग राइट, खास करके वोटिंग राइट जो है वो तो हर स्टेट की इक्वल है. और उस दूसरी बात है, जब जीएसटी स्टेट को जब डिवाइड करते हैं तो उसके लिए भी इतनी ज़्यादा इक्विटी नहीं होती. दैट इज़ बेस्ड ऑन सम डिफरेंट आइडिया. सिमिलरली जब सेंटर और स्टेट के बीच में मनी डिवाइड होता है तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है. फिर स्टेट्स के अपने बीच में जो मनी डिसाइड करता है उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन. तो वहाँ पर ऑलमोस्ट देयर इज़ अ काइंड ऑफ इक्विटी. तो जितना कंट्रीब्यूशन वो लोग कर रहे हैं उतना कंट्रीब्यूशन का पैसा उन्हें नहीं मिलता. सो बेस्ड ऑन दिस द ऑथर इज सेइंग कि क्या हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? सो वोटिंग में 2 तरह के मेथड होते हैं. वन इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट यानी कि मेजोरिटी वोट, हर व्यक्ति को एक वोट और जिसके पास मेजोरिटी होगी डिसीजन हो. बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रोपोर्शन निकाला जाता है. एक बॉडी है, सपोज करिए कि देयर इज़ 100 पर्सन्स और उन 100 लोगों में से 40 लोग एक पार्टी के हैं, 60 लोग एक पार्टी के हैं. तो उसमें से क्या होगा कि उस बड़ी पार्टी को टोटल 40% ऑफ द वोट देने की एलोकेशन दी जाएगी. यानी कि अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात मिलाकर टोटल 45% ऑफ द फंड कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसटी काउंसिल में, तो वोटिंग जितने भी स्टेट के पास वोटिंग है उसका 45% जो वोटिंग पावर है वो होना चाहिए इन 4 स्टेट के पास. ऐसा द ऑथर इज़ प्रेजेंटिंग. ठीक है. और ये जो इंडिया में प्रॉब्लम है उस तरह की प्रॉब्लम यूएस में भी है, जहाँ देखने को मिलता है कि 6 स्टेट्स, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स जो है वो बाकी के 44 स्टेट के बराबर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करते हैं. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. हर स्टेट को एक वोट के बजाय वी नीड टू गिव अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि जो स्टेट
जीएसटी काउंसिल में या जीएसटी फंड कलेक्शन में, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में जितना कंट्रीब्यूट करता हो उस स्टेट की वोटिंग राइट उतनी ही हो। नाउ अब इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये तो फाइनेंशियली ठीक है बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इवन डीपीएसपी क्या लिखा गया है, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। सो भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है और यहाँ पर वी आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंट्री, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो छोटे स्टेट को जिसकी इकोनॉमी कम है उसको अगर हम वोटिंग राइट भी कम देंगे तो इट विल हैव अ लेसर इम्पैक्ट इन द नेशनल जीएसटी काउंसिल एंड द नेशनल प्लानिंग एजेंडा। दैट विल लीड टू अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इनइक्वालिटी अमॉन्ग दीज स्टेट्स विच इज़ नॉट गुड फॉर द नेशनल इंटीग्रिटी एज वेल। और इसीलिए फिर कल को ये कहा जाएगा कि देर फिर जितने फंड मिल रहे हैं उतने पैसा भी वापस करो। सो दिस विल क्रिएट अ डिवीजन इन द स्टेट्स and this will hamper the national unity and the integrity because India is a welfare state। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल्याणकारी राज्य है, खास करके जो हिली स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक देयर द रीजन्स आर जियोग्राफिकली चैलेंज्ड, दे आर नॉट एज प्लेस्ड लाइक महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, दे आर इन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ द एरिया and since they are having a long coastline, they are in the western front, they can be easily accessed, they can be easily get into trade, port, export, and which is not available to these other states, and that is why it is not equally, it is not good, it is not fair to equate all these states on a single charter। और इसीलिए इन स्टेट्स को सिंगल चार्टर में रखना सही नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ अगेंस्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हम कल्याणकारी राज्य हैं। अगर ऐसा होगा तो इट विल लीड टू इनइक्वालिटी, एंड व्हेन देयर इज एन इनइक्वालिटी इट विल लीड टू अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एंड व्हेन देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, फिर चाहे ना चाहे यू हैव टू सेंड एक्स्ट्रा पुलिस, मिलिट्री फॉर सिक्योरिटी, एंड दैट इज़ वाई देयर विल बी एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट, एंड स्टेट मीन्स द कंट्री, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द smaller regions or states, and that is why we need to infuse equality, and that for infusing equality this kind of proportional representation is going to harm। so there are two methods। पहला कि इन बड़े स्टेट्स को अपने कंट्रीब्यूशन का इक्विटी मिलने के लिए we need to provide proportional representation, but the problem with the proportional representation is it will infuse inequality and it is does not seize the geographical availability and the geographical advantage with these states are having, the historical advantages with the states are having, and that is why we are not only going to focus on the economic activity, because India is not a company or profit making company, we are a country, and we are a country with different sets of people, a large and vast country where we need to act as a welfare state, and that is why this method is not going to be acceptable। so you can have to add the answer यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसी कंपनी में हो सकता है, बट इंडिया जैसे देश में जहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों को हमको शांत करके रखना है। वी नीड टू एसिमुलेट एक्यूमुलेट पीपल, वी नॉट नीड टू फाइंड डिवीजन एंड डिसइक्वालिटी, एंड दैट इज़ वाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डेवलप कंसेंसस। स्टेट्स को आपस में बैठकर मुद्दों पर कंसेंसस बनाना चाहिए, बजाय इसके कि राजनीति हो, बजाय इसके कि मैंने कितना पैसा दिया, तुमने कितना पैसा दिया। Because of that, definitely the states which are larger, having a good coastline, will earn better. But the economy of these states are also due to these smaller states, because the labor comes from these states. They sell the products to these smaller states. So that is why economy of one state is connected to another state as well. So it is very unfruitful, or rather it is unfruitful to discuss or to designate the proportional representation, especially in the GST Council। Now let us move on to the next topic. It is the seize the monsoon। Recently IMD की रिपोर्ट आई है कि इस बार का मानसून जो है वो नॉर्मल से थोड़ा अच्छा होने वाला है, और ये जो है पिछले 3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि मानसून इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस करंट टाइम। फार्म सेक्टर जो है रिसेंटली 3.6%, जिसको कि बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है, यानी कि टोटल फार्म परसेंट में देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन 3.6%,
और जहाँ पर जीडीपी जो है वो 7.3 यानी कि देश की टोटल जीडीपी 7.3% से नीचे जाती है, लेकिन फार्म सेक्टर की जीडीपी जो है थे वो 3.6% बढ़ती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड स्टेप और कंटिन्यूसली 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार भी एक अच्छे मानसून आने की संभावना है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्लान आवर एग्रीकल्चर, बिकॉज जिस तरह से हम ऑयल सीड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो खरीफ सीज़न आने वाला 2 महीने के बाद, जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होगा देयर विल बी खरीफ सीजन एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्लान एंड देन सो द सीड, बिकॉज कि इससे पहले जो हमने गेहूँ और चावल काफ़ी ज़्यादा उगाए, काफ़ी ज़्यादा रेट मिला उनको और गवर्नमेंट ने भी रिकॉर्ड MSP पर प्रोक्योरमेंट किया। बट अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट द ऑयल सीड, जो तिलहन और तलहन कहते हैं जिसे, ठीक है, जो ऑयल सीड एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन मस्टर्ड्स and other oil seeds and pulses. That is why our farmers should move towards oil seeds जिनमें पानी भी कम लगता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और अभी उनका रेट, उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, सो उनको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। बिकॉज इस साल वीट और राइस का तो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल तो उसकी खरीदी उतनी नहीं होगी। सो वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑयल सीड और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को 2 कदम उठाने चाहिए। पहले जो MSP है ऑयल सीड पे उसको बढ़ा दें और वीट और राइस पर जो MSP है उसे कम कर दें। फार्मर्स की मीटिंग बुलाएं, उनसे डिस्कस करें और वीट और राइस वाली जगह में वी नीड टू ग्रो एटलीस्ट 60% के एरियाज़ में वी शुड ग्रो द ऑयल सीड्स एंड अदर डिटेल्स एंड दैट इज़ वाई वी विल बी एबल टू टेक द मार्केट। सिमिलरली MSP प्रोक्योरमेंट, जितना हम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जितना अनाज खरीदेगा उसमें भी एक कैप लगा दें कि भैया 20% ज़्यादा आप चावल और गेहूँ ना खरीदें। सो वी नीड टू परचेज एटलीस्ट 40% ऑफ द ऑयल सीड। सो जब किसान को ये एश्योरिटी मिल जाएगी दैट आवर ऑयल सीड इज़ गोइंग टू बी प्रोक्योर्ड, सो दे विल ग्रो ऑयल सीड। और जो रिसेंटली एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, जो तेलों की कमी खास करके पाम ऑयल की वजह से जो इंडोनेशिया मलेशिया में देयर इज एन प्रॉब्लम एंड देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पाम ऑयल, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड वी विल बी हैविंग अ सरप्लस ऑयल सीड। ठीक इसी तरह से हमने जब किया था 2014-15 में, जब हमारे पास पल्सेस की कमी आई थी, सो हमको मोजाम्बिक में खुद की ज़मीन पर भाड़े को लेकर, है ना, वी एक्चुअली टुक लैंड ऑन रेंट एंड प्रोड्यूस्ड पल्सेस, बट नाउ टुडे वी आर पल्स सरप्लस कंट्री। इंडिया सबसे ज़्यादा पल्स उगाता भी है और सबसे ज़्यादा पल्स कंज्यूम भी करता है। सिमिलरली वी नीड टू गिव फोकस मोर एंड मोर ऑयल सीड्स rather than these 2 cereals. Apart from that, we should also focus on maize and other coarse grain so that we can export it into the European market. Because of the COVID-19 जो China supply chain भी there has been disruption, so we need to take this opportunity and grow maize as well as coarse grains to supply in this European markets, as well as for our own use we need to shift towards the oil seed, not on the wheat and rice, बिकॉज इसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी 2 साल से बम्पर हो रही है। गवर्नमेंट ने भी MSP पर बहुत ज़्यादा इसको प्रोक्योरमेंट कर रखा है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू शिफ्ट, और ऑयल सीड के प्रोडक्शन से फर्टिलिटी भी, बिकॉज दे आर द ल्यूगिमिनस सॉइल्स एंड ल्यूगिमिनस प्लांट्स एंड बेस्ड ऑन देयर ल्यूगिमिनस प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम दिस। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद।